कबर टिकरा मरण भोईने बाड़ी अटर रान भोईने खेती कमानी करतो गोटके नंगत फसल धरतो गोटके काय काय असे नागत उवाट सांगे नाम के बाढ़ती जो बाट काय का फायदा धरतो गोटके पशु जनावर पसतो गोटके किसान वाणी सांगे हो किसान वाणी सांगे। फोन इन किसान वाणी सुन रहे सभी किसान श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर राम कुमार देवांगन। ये हैं हॉर्टिकल्चर कॉलेज जगदलपुर के वैज्ञानिक, जो कि आज का जो विषय है उतेरा फसल, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हम आमंत्रित किए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे किसान श्रोताओं को ये बताइए कि उतेरा फसल क्या है और ये कब उगा सकते हैं। सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, सेवा जोहार। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उतेरा फसल को रिले पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत धान की फसल कटाई के 10 से 15 दिन पहले जब खेत में नमी रहती है तो उस नमी को उपयोग करने के लिए हमारे किसान भाई उसमें चना की बुआई कर सकते हैं, साथ ही साथ मसूर की भी बुआई कर सकते हैं, सरसों की बुआई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम ले सकते हैं। इसी को ही हम उतेरा फसल कहते हैं। अच्छा। तो सर, जैसे हम नमी जब रहता है खेत में, जैसे हम बरसात के समय जो बोए रहते हैं, उस कटिंग होने के बाद मतलब जो नमी रहता है उसमें, तो उसमें हल जोतने की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें हल जोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि फसल खड़ी रहती है जी और जस्ट कटने ही वाला रहता है। तो उसकी जो नमी होती है उसी नमी को ही हमको यूज करना रहता है, उपयोग करना रहता है। और जैसे फसल कट जाती है, थोड़ा सा अंकुरित होकर के बड़ा हो जा रहता है, कम से कम 4-5 इंच हो जा रहता है वो, जब तक फसल कटने वाली रहती है। जी। तो जब फसल कटती है तो उसके साथ साथ वो ऑलरेडी वो हाथ से या फिर पैर से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होकर के वो पिंचिंग हो जाती है, टूट जाता है। हाँ। जैसे ही टूटता है थोड़ा सा वो, फिर उसके बाद उसमें से ब्रांच निकलने लगती हैं, शाखाएं निकलने लगती हैं, वो फैल जाता है फिर उसके बाद। अच्छा। तो उसके बाद उसमें वो बढ़ने लगते हैं और वो 1 महीना 1.5-2 महीने का क्रॉप रहना चाहिए। ज़्यादा ड्यूरेशन वाला लेंगे तो फिर आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। तो इसमें जैसे दलहनी फसल ज़्यादातर वही यूज़ होता होगा। फसलें तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें साग सब्जी भी लगा सकते हैं क्या उतेरा फसल में? बिल्कुल, हम उतेरा फसल में साग सब्जी भी लगा सकते हैं। जी। ज़्यादातर हमारे बस्तर के किसान भाई लोग जो बाड़ी होती है अपनी खुद की, जो घर के पीछे की जो बाड़ी होती है, जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है, जी। उनको मैं खुद यहाँ भ्रमण के दौरान हम लोग खुद देखे हैं कि वो अपने जो उतेरा के रूप में मूली की खेती करते हैं, मटर की खेती करते हैं और उसके साथ साथ धनिया और मेथी लगाए रहते हैं। अभी हम भ्रमण करेंगे तो कई किसान भाइयों के पास ये चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो ये उद्यानिकी फसलों को भी हम उतेरा फसल में शामिल कर सकते हैं। अच्छा। देवांगन साहब, इतना अच्छा उतेरा फसल की जानकारी आपने हमारे किसान श्रोताओं को दिए। तो आइए सुनते हैं पहला कॉल किन का है। हेलो, फोन इन किसान वाणी। हेलो। हाँ दादा, जुहार ना दादा, जुहार। सब लायक तुझे नाव सांग ना। माझं नाम लकेश बघेल आहे ना। लकेश? और मैं जो है लहुंडीगुड़ा ब्लॉक ग्राम गड़िया करका पालने है ना। हाँ, काय बनायचे ना? काही नहीं दादा, बसू रहे ना। अच्छा। हाँ, बसू रहे और फिर मच संगवारी मन बोलून रोहत की यार ना गोटियामा बोलते उन्हीं का संगवारी मन बोले आसोत गुने काय की बोले गोटियामा ना बोलते फोन कर लू ना। अच्छा, सांग तुमचं काय सवाल आहे, तुमचं काय? ये ना दादा, आजकल फिर जान कितना फसल काट तो बीतीबल होए से ने। हाँ। और संगे संग जो ना फसल लगा तो बीतीबल होए से। हाँ ने, तो ये उतेरा फसल लगा तो विचार करूँ से ना आम्ही। अच्छा, उतेरा फसल लगा तो काय धान काटलास?
हाँ काट लू से हाँ हाँ और जो ना ये जो संगे संगे काय है कि वो तेरा फसल दे बोले ये खाद बटाऊं दे बोल तो हिसाब होली से। अच्छा अच्छा हाँ तो ये जो ना लगा तो भी थी और जो ना ये जो समाधान और ये कसन बेरा कसन समय ने कसन फसल लगाऊ को ये जो बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया ना। हाँ हाँ तो हाँ लखेश दादा द आमचो स्टुडियो ने आज अमरलासोत विशेषज्ञ जोन वैज्ञानिक दादा डॉक्टर हाँ राम कुमार देवांगन यमन हाँ हॉर्टिकल्चर कॉलेज चो वैज्ञानिक खोजाकारी दादा तो तुझो तो बोले वे सवाल तो पूछ लीस तो ये हाँ जो सवाल जो जवाब ये चो सुनवा हाँ आले आले गोठ्या हाँ नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। हाँ नमस्ते सर। सेवा जोहार। सेवा जोहार सर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उतेरा खेती हमारे जी छत्तीसगढ़ में हमको जी अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको लगाना हाँ चाहिए। इसका अच्छा उतेरा खेती का मतलब होता है धान की फसल कटाई से पहले जी जी 10-12 दिन कटाई से पहले हमको उसको बीज को लगाना चाहिए। हाँ हाँ अगर नमी आपके खेत में बहुत अच्छा है जी और यदि नमी की मात्रा नहीं है और आपकी ज़मीन समतल नहीं है और हाँ किसी प्रकार का समस्या है तो वहाँ उतेरा फसल की संभावनाएं नहीं बनती। अच्छा 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 इसको लगाने के लिए सही समय हमको जब धान की फसल 10 से 15 दिन पहले हमको जी काटना है उससे हाँ हाँ पहले हम उसको बीज की बुआई करें। जी इसको बुआई करने के लिए हमको सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करना है, देखना है अच्छा कि उसमें हाँ नमी है कि नहीं है। हाँ हाँ कम से कम 3 से 4 इंच पानी होनी चाहिए धान जी की फसल में। उसको अच्छा शाम को हम बीज लगा दें और बीज लगाने के बाद दूसरे दिन जो पानी है जो भरा हुआ पानी है उसको हम जी निकाल दें ताकि उसमें ज़्यादा नमी ना रहे और उतना में बीज अंकुरण हो जाए। ये हाँ हाँ सबसे सही समय होता है। जी और इसमें बीज जो लगाते हैं हाँ उसको हम धान के साथ साथ हम जी लोग मसूर का फसल लगा सकते हैं, हाँ हाँ चना का फसल लगा सकते हैं, सरसों, अलसी, हाँ ये हाँ सारी चीजें हम लगा सकते हैं। जी जी तो लखेश दादा सुन लिस काय हाव ना हाव हाव ಈ ಪ್ರಕಾರನೆ तो ये बोले जोन तेरा फसल लगा तो वाट तो ये विचारले से झाले जोन आमचो हाँ हाँ वैज्ञानिक दादा सांगला ही वाटले तो हाव ये हाव काय अधिक हाव नमी रलो बेरा लगात राय बोल सोत काय हाव अधिक भी हाव पानी रहो है नहीं ये मौका ने लगा असं लो ने अधिक अच्छा हो इसे बोलते पाणी सुविधा असे कसं ना हाँ पानी की सुविधा आसे ना ये बे आजकाली तो पानी छान लो सन छान ली से ने सप्ताह दिन और पहले ये सांग की तू बोलू बे 12 मासी काही पास की आमचो चमास बेराची आहे नहीं ये भी तो बोलो ने 12 मासी तो नो है ना अच्छा हाँ ये भी क्या है कि जसन वर्षा बेरा जसन जोन सीजन बेरा हाँ धान लगायचे हाँ उन्हीं ये धान लगाओ अच्छा सांगला ये वैज्ञानिक दादा तो उन्हीं हाँ ने तू बोला तेरा फसल लगाऊन तक ने लगान बाद हाँ हाँ वो तेरा फसल उन्हीं का विचार लो से क्या है ठीक आहे ते बाय हाँ दादा जुहार हाँ जुहार ना मधु क्रांति एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है।
मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। हेलो, फोन इन किसान वाणी। हेलो, फोन इन किसान वाणी। हाँ दादा, कौन बोल ना? हाँ दादा, मैं जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपके नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोला था आदरणीय। अच्छा, हाँ सुरित जी बोलिए। आप कैसे हैं सर जी? सब ठीक है, यहाँ हम भी सब बढ़िया हैं। आप बताइए क्या कर रहे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं और सबसे आकाशवाणी जगदलपुर में फोन इन किसान वाणी का कार्यक्रम जब से चालू हुआ है सर, हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारे जितने भी लिसनर्स रेडियो श्रोता मित्र हैं उनमें से अधिकांश श्रोता साथी किसान है सर। जी, ये आप लोगों के लिए ही हम लोग ये जो आकाशवाणी जगदलपुर से ये जो कार्यक्रम है इसको शुरुआत किए हैं, ये पहल जगदलपुर से, ताकि आप तो बैठे भी जो भी जानकारी है, जो भी समस्याएं हमारे फोन इन के माध्यम से सुन के उसके समाधान करें, यहाँ से जो भी पहल निकाले हैं। नहीं सर, ये बहुत एक अच्छी पहल है सर जी। और एक और दूसरी बात क्या है सर कि आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित कार्यक्रम होना है और पहली बार इसके ब्रॉडकास्टिंग हुई है, तो बड़ी खुशी की बात है सर और हम तो इसका दिल से आभार है सर। जी। तो सुरीत जी ये बताइए, अब फसल के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं।
जी सर, जी सर। जी जी, तो आपकी समस्या क्या है? आज के जो हमारा विषय जो है उतेरा फसल के बारे में, आप बताइए आपकी समस्याएं, आपकी जो भी है। जी सर, अभी जो फसल जो है सर पानी के कारण तो खराब हो रही है एक, और दूसरी बात यह है सर कि धान की फसल में भूरा माहो जो हो नहीं है सर, माहो धान को खा रहा है पूरा पूरा। अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरी बात यह है सर कि जैसे मैं गर्मी के समय में ये लगाता हूँ चना, गेहूँ और दलहन तिलहन वाला फसल लगाता हूँ सर। अच्छा। तो बंदर जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा देता है सर, और हम बंदर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो वन्य प्राणी में आता है। जी जी जी। इसके लिए सरकार के द्वारा या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो हम किसानों को फायदा मिल सकते हैं सर। जी जी, सूरज जी, हमारे स्टूडियो में आज वैज्ञानिक जो हैं वो आपकी जो भी समस्या है वो बताएंगे। जी सर। जी जी नमस्कार साहू जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। को जोहार। जोहार सर, जय जोहार, राम राम सर जी। जय जोहार, राम राम। कहा कि आपके फसल में बंदरों का बहुत ज्यादा समस्या आप देख रहे हैं। जी सर। खास तौर से रबी के फसल में जैसे चना जैसे बोल रहे हैं, और जो फसल आप लेते हैं तो बंदरों जी के सर। लिए हम लोग उस पर हमारा कंट्रोल बहुत कम रहता है, पहली बात। जी सर। जी सर। दूसरा, यदि हम उसको कंट्रोल करना चाहें तो जी एक विधि है। जैसे जी आप सर। बंदर को पहले उसको चारा दो खाने के लिए, जी सर। जी सर। है ना। जैसे बंदर को आप कुछ खाने के लिए दी, जैसे उसको पसंद है, केला पसंद है, या फिर उसको बिही पसंद है, या फिर जी उसको सर। कोई भी फल पसंद है, या फिर वो कभी कभी क्या होता है बंदर लोग मुर्रा भी खाते हैं, लाई भी खाते हैं, है ना। जी सर। तो उसको क्या करें, जी जी। पहले 1-2 दिन उसको खेत में एक 1 किलो 2 किलो ऐसा मुर्रा या लाई अलग अलग जगह रख के ना देखिए उसको, जी वो खाना पसंद करेंगे उसको। जी सर। जी खाएंगे तो बड़े मजा आएगा। दूसरे दिन फिर दीजिए उसको 1 किलो 1.5 किलो ऐसा मुर्रा ला करके। जी फिर सर। उसके बाद क्या करिए, तीसरे दिन एक काम करिए कि उसमें ना मिर्ची डाल दीजिए, वो जी पाउडर सर। वाला जो लाल मिर्ची आती है उसको डाल दीजिए आप। तो जब वो फिर से जी खाना शुरू करते हैं ना, तो इतना दूर भागते हैं वो लोग, इतना दूर भागते हैं कि दोबारा वो आपके खेत में नहीं आएंगे। जी ये सर। जी पद्धति अपनाई हुई है। जी, बिल्कुल ये विधि अपनाऊंगा सर जी, और ये विधि आपका अपनाने एक लायक है विधि सर। हो गई। दूसरी विधि ये है कि जहां बंदर का अटैक होता है, जी जी। बंदर परेशान करते हैं, वहां आप थाली बजाइए या किसी चीजों से आप ध्वनि प्रदूषित करिए वहां। जैसे आप जी पटाखे फोड़ सकते हैं, जी सर। जी फिर सर। आप लाठी ले करके जमीन को भी मार सकते हैं, तो उससे वो आवाज आती है, भागना पसंद करते हैं। फटाका जी फोड़ेंगे सर। तो भागेंगे, थाली बजाएंगे तो भागेंगे वो लोग, लेकिन वो फिर से आ जी सर। जाते हैं। तो उसको कंटिन्यूअसली आप इस प्रकार से काम करते रहेंगे तो वो भागेंगे। और जी सर। बंदर लोग ज्यादातर फल वाले चीजों को ज्यादा नुकसान करते हैं और सब्जियों को ज्यादा नुकसान करते हैं। जैसे आप चना बोल रहे हैं तो चना को बहुत खाते हैं वो लोग, जी सर। जी सर। फोड़ फोड़ के खाते जाते हैं। तो जी इसलिए सर। आप इस प्रकार से चीजें आप करेंगे तो जरूर आपको बंदरों से थोड़ा राहत मिलेगी। जी सर। जी, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हेलो हेलो किसानवाणी। हेलो, फोन इन किसानवाणी। हाँ दादा, जुआर ना? हाँ दादा, जुआर ना। जुआर, कौन बोलसीत ना? मैं डमरू राम मंडावी बोलने था ना। कौन तान ले? ग्राम गड़िया, विकास खंड लोंडीगुड़ा, जिला बस्तर लेना। अच्छा अच्छा। आओ दादा सांग ना काय तू बनाय? कौन बोलती दादा? मैं चमरा राम कश्यप बोलेस ना। अच्छा, जुआर दादा, जुआर ना। जुआर जुआर। और सांग काय करसी, धान धानी कटालीस? नाजुम दादा, किंडिक मचो दार बेड़ा है, किंडिक बड़े दान लगा ले थे। बड़े धान है? देसी, हाँ बड़े दान है, देसी दान है। हाँ हाँ। किंडिक समय आस्ता है, किंडिक काचा है आस्ता, मज बड़ा नमी रोची है। हाँ हाँ। हाँ अच्छा, तो अल सांग फोन कर लीस? दादा, मैं बोलता रहे उतेरा फसल कसन भी तैयार है कि कसन समय ने कमाई करता रहे काय है। अच्छा अच्छा। हाँ धान काटून सरले उतेरा फसल लगात काच विचार सीत बोलू ने? हाँ। अच्छा, तो डमरू दादा तक आमचो स्टुडियो ने आज आसोत वैज्ञानिक बोलो ने खोजाकारी जोन साहब मनात डॉक्टर कुमार देवांगन, तो जोन बोल सवाल है ये मन सांग दे। हाँ, मेरा नमस्कार आपको और सेवा जोहार। जोहार सर, जोहार। मैं आपको सर पहले बताना चाहूंगा कि उतेरा फसल क्या है, उसका क्या लाभ है, उसको कौन कौन से
बीज लगाना चाहिए और कब से कब तक लगाना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं उनके, मैं आपको सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। उतेरा फसल की जो पद्धति है, जी। धान के कटने से पहले 10 या अच्छा। 15 दिन पहले, जैसे आपकी अभी धान पक गई होगी, है ना, नहीं पका है सर, थोड़ा सा कच्चा ही है, बड़ा धान है। थोड़ा कच्चा है, फिर भी 10 दिन 15 दिन अभी रुक सकता होगा। जी जी जी। अगर ऐसी संभावना है आप 10 दिन 15 दिन रोक सकते हैं अपने धान को कटने से पहले, तो अगर जी। आपको पसंद है उतेरा खेती, और उतेरा खेती में जैसे चना है, मसूर है, मस्टर्ड जिसको हम सरसों बोलते हैं, तोरई है, जी और हम उद्यानिकी में जाना चाहें तो धनिया है, पालक, मेथी, ये सभी चीज़ें हम बीज लगा सकते हैं हम अपने खेत में। तो जी जी। इस प्रकार के हम उतेरा खेती करते हैं। धान की फसल कटने से पहले हम उसको लगा देते हैं। धान अच्छा की अच्छा। फसल में नमी बहुत मात्रा में अवेलेबल रहती है, उपस्थित होती है, जी जी। जिसको हमको उपयोग करना होता है। हमको केवल बीज ही लगाना रहता है। बीज लगाने के साथ ही साथ बस हमको धान की कटाई करनी रहती है 10 दिन जी। बाद, और जब धान की कटाई हम करते हैं तो धान हमको मिल जाता है। उसके बाद दूसरा फसल उस नमी का उपयोग करके वो उग जाता है, तो हम महीने भर में वो बड़ा हो जाता है। ये अक्टूबर में अच्छा, हमको धान कटाई करने के बाद सर 10-15 दिन के बाद अपन को बुआई कर देना है। कर देना है, बिल्कुल कर देना है। जी जी। इसमें सबसे इसमें लाभ वाली बात हमारे लिए ये हो जाती है कि हमारे लिए समय बचता है। एक साल में 2 फसल हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारी जो आमदनी है वो 30 से 40% बढ़ जाता है। जी जी जी। लागत बहुत कम आता है, मजदूरी बहुत लगती नहीं है, क्योंकि हम बीज लगा देते हैं और लास्ट में हम जाकर हम उसको बस निकालना रहता है फसल को। उपज जी जी। मिल जाती है और जुताई भी नहीं करना पड़ता है। अब जी। पानी भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाद भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, पानी देने की आवश्यकता नहीं है सर? पानी देने की जरूरत नहीं है उसमें। पानी देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नमी अगर आपके खेत में अवेलेबल है, बढ़िया उपस्थित है, तो आपको जी जी। की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि बहुत ज्यादा नमी नहीं है, सूखे की अवस्था आने की संभावना है, तो 1-2 हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं, यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो। जी जी। है ना। जी। इस सिवा और कुछ दूसरा इसमें श्रम और खर्चा नहीं लगता है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं तो आप सभी को विनती करता हूं कि आप सभी अपने खेत का इस्तेमाल करें, आप अपने नमी का इस्तेमाल करें और उतेरा फसल को अपनाएं। जी जी। जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। हेलो, फोन इन किसान वाणी। हाँ हेलो किसान वाणी दादा जोहार ना। जोहार ना। कौन बोलती दादा? हाँ मैं जयराम कवासी बोले ना। कौन तान ले? मैं गांव गुमड़पाल विकास खंड दरवाली बोले से। गुमड़पाल? हो। अच्छा। हो। अलसांग काय बनाए इतना? खाई नहीं बनाया ना दादा, ये धान काट बदरी ओली से। अच्छा। हो। धान काटलास कसन? धान बिल काट चुका है। अच्छा यार, कसन रली जाल ना धान? खिंडी कैसा रही दादा, मंतर बीच में खिंडी के बरसा पानी ली उनका थोड़े से काय तो ली। अच्छा अच्छा। हो। हाँ हाँ, तो सांग आजी काय तुझो समस्या है काय? तो उन्हीं है दादा कि जैसे न भी आम्ही धान फसल के तो काट लू ता बेड़ा मन किंडी किंडी को ला से तो ता कसन टाइप ची फसल लगात रहा है और उनचे दकर का कसन करत रहा है। ये गोड मन की किंडी के सरसरा सांग दिलो ना अच्छा होती बोलते रहे मैं। अच्छा, तो तुझो जितलो बोले समस्या है जो सवाल पूछ ली से वे, तो आप छोटे ने आसोत राम कुमार देवांगन साहब, तो ये मन सांग दे। महोदय आपको नमस्कार, आपको जोहार। हाँ जोहार सर जोहार। मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपकी जो समस्या है ये बहुत अच्छा समस्या है, और आपकी जो समस्या है, आपकी जो इच्छा है कि आप चाह रहे हैं कि आपके खेत में नमी है और आप कौन सा फसल आप लगाएं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए सबसे अच्छा फसल मैं बताऊँगा आपको कि इसमें धान की फसल कटे के बाद में ये मसूर का फसल आप लगा सकते हो, चना, सरसों, गेहूं, अलसी, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो।
अगर आपको आपके खेत में नमी है, आपके खेत समतल है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर उद्यानिकी फसलों की अगर हम बात करें तो उद्यानिकी फसलों में हम धनिया लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं और सरसों लगा सकते हैं और हम लगा सकते हैं मूली की भी खेती इसमें हम कर सकते हैं। और यदि नमी ज़्यादा समय तक आपके खेत में रहती है जी और हल्का सा सूखापन, मतलब एकदम ज़्यादा नमी ना हो, तो हम लहसुन और प्याज को भी उसमें रोपण कर सकते हैं धान की कटाई के बाद। जी ये फसल है जिनको हम लगा सकते हैं। हम बस्तर में हम इस सब चीज़ों को लगा सकते हैं। इसका लगाने का सही समय जो आप जो बोल रहे हैं उसमें धान की कटाई से पहले लगाना चाहिए था हमको, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि धान कटाई हो गया है, अब हम हमारे पास नमी है, हम कैसे करें, तो उसके बावजूद भी आप इन फसलों को आप लगा सकते हैं। और बीज की मात्रा जो है, जितने बीज आप जितने एरिया के लिए आप लगाते हैं, जितने 1 हेक्टेयर में आप जितने बीज लगाते हैं, उसमें कम से कम 10 से 20% बीज आप एक्स्ट्रा रखें ताकि उसका जर्मिनेशन उसमें हो, क्योंकि नमी धीरे धीरे समय के हिसाब से कम होती जाएगी और समस्या बढ़ सकती है। इसलिए 10 से 20% आपको बीज ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। और इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें लागत बहुत कम आता है। एक साल में आपको 2-2 फसलें, जैसे आपको धान मिल गया, अब दूसरा फसल आप लगाओगे और पानी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक साल में 2 फसल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो आमदनी है उसमें 30 से 40% की वृद्धि होगी। जी, इतना सारा सांगतकाजी खूब धन्यवाद साहब। धन्यवाद। फोन इन किसान वाणी कार्यक्रम सुनतो सपाय किसान भाई बहन मन। फोन इन किसान वाणी आहे ई रोजे मंगळवार दिना 3:30 ले 4 बजे तक रिकॉर्डिंग होय से। याचोकाचे फोन करूक सकास। आमचो फोन नंबर आहे 077 82 222 666। फिर हरक सांगे से 222 666। जगदलपुर जो STD कोड लगवला नहीं भूलका। STD कोड आहे 077 82। तो एची संगे सपाय किसान भाई बहन मन के मैं सोमारू करें से जुहार। किसानवाणी सांगे हो, किसानवाणी सांगे। गवार टिकरा मरण भोयने, बाड़ी अठार रान भोयने, खेती कमानी करतो गोटके, नंगत फसल धरतो गोटके। काय काय असे नागत उवाट, सांगितले आमके बाळती चोपाट। काय का फायदा धरतो गोटके, पशु जनावर पसतो गोटके। किसानवाणी सांगे, किसानवाणी सांगे हो।